हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो गाइस, हम DSSB टीजीटी एसएसटी के लिए सीरीज़ शुरू की है हमने, जो उसका आज नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 पे हम आ गए थे। चैप्टर 1 के हमने MCQ कर लिए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मस्ट विजिट एंड वॉच द वीडियो। और उससे पहले मैंने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लें, उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी ईजी टू सॉल्व। ओके, और आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो अब चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हम 11th क्लास की ज्योग्राफी करी थी, और ये सारा जो हम कर रहे हैं ये एज़ पर सिलेबस कर रहे हैं, जो DSSB ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है TGT SST के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारे क्वेश्चंस, सीरीज़, वीडियोस और टॉपिक्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें मैंने 40 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस हो सकते थे चैप्टर्स में से, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो आप पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना और फिर आंसर देखना। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को, सो दैट कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर जो आपका आंसर होगा वो सही है या नहीं है, उसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 40 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन कम से कम भी ना 3 से 4 बार आया है। करेक्ट एज ऑफ द अर्थ एज मेंशन इन द चैप्टर। ये बिल्कुल एज इट इज चैप्टर में गिवन है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। तो करेक्ट एज क्या है अर्थ की, ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी गिवन है, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय विच फिलोसोफर एंड लेटर रिवाइज्ड बाय हुम। नेबुलर हाइपोथेसिस से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई सी ना कोई से शिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है तो इससे क्वेश्चन आना तय है। आएगा ही आएगा, कैसे ना कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखो। पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, ओरिजिनली जो प्रपोज की थी, ओरिजिनली जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, वो हमारे साइंटिस्ट अलग थे, फिलोसफर अलग थे, और उसके बाद फिर जिसने इसको रिवाइज़ किया था वो अलग थे। तो इसका आंसर है जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, ओरिजिनली उनको दिया था इमैनुअल कांत ने, एंड देन लेपिस ने उसको रिवाइज किया था कब, 1796 में। तो आंसर विल बी दिस। ओके, so the next question is the most popular argument regarding the origin of the universe. origin of the universe के लिए जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है वो कौन सी है? बिल्कुल इजी सा है, बताओ आंसर पोज करके। दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैंने इसमें आगे भी गिवन है इसमें, जब आप आगे करोगे वीडियो देखोगे तो यू विल एबल टू फाइंड दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडविन हबल प्रोवाइड एविडेंस इन 1920 दैट द यूनिवर्स इज व्हाट। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था? नहीं हो रहा था। स्टेशनरी था? नहीं था। रोटेटिंग था? नहीं था। एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है, तो आंसर विल बी एक्सपेंडिंग। मैंने तुम्हें बैलून का एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आप बैलून को बिना फुलाए उस पर डॉट ऐसे लगा दोगे, और फिर उसमें जब हवा भरोगे तो क्या देखोगे कि जो वो डॉट्स हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो यही था उनका एक्सपेंडिंग। यही बता रहा है कि इसी तरीके से जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स इनिशियली एग्जिस्टेड इन वन प्लेस एज अ टाइनी बॉल विद विच कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन ना KBS में भी आया है। ठीक है, तो आप देखना बिग बैंग से कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और मैंने जितने भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस बनने की वो सब मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। सो देखो ऑप्शंस देखते हैं। लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो डेंसिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अनइमेजिबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी पॉसिबिलिटी है। अगला देखते हैं, मीडियम वॉल्यूम, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट डेंसिटी, लार्ज वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड जीरो डेंसिटी। देखो, जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट कंसीडर, मतलब जो स्टेजेस हैं बिग बैंग थ्योरी को वो कैसे हैं।
तो फर्स्ट स्टेज में ही हमें बताया हुआ है कि जो जितने भी मैटर फॉर्म होते हैं ना, जो यूनिवर्स में एग्जिस्टेड हैं, ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इन अ फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। ओके, तो उसी में ये बताया हुआ है कि कैसी है वो एक अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम है उसका, और इनफाइनाइट टेम्परेचर है, और उसकी इनफाइनाइट ही डेंसिटी है, एज इट इज़। एनसीईआरटी की लाइन है, आप देखना ये वाली ना बिग बैंग थ्योरी की जो स्टेजेस बता रखी हैं 1, 2 और 3, तो फर्स्ट वाली स्टेज में ही बता दिया है ये, ठीक है। देखो वहाँ से आया है क्वेश्चन। अब किसी ने नोट्स बना रखे हैं और जो कोचिंग वगैरह पे करवा रहे हैं वो नहीं करा रहे ये सब, बिल्कुल लाइन टू लाइन इसमें कैसे लाइन से लाइन क्वेश्चन आएगा। तो देखो वो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अगर तुम अब ये क्वेश्चन पढ़ते ना तो तुम पढ़ के भी ये बोल देते कि यार पता नहीं कहाँ से आया है, पढ़ा तो था, हमने तो नहीं पढ़ा है आपने, बट वो थोड़ा और ध्यान से और डीप से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, द बिग बैंग इवेंट टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी? आज से पहले, मतलब प्रेजेंट से कितने साल पहले, ये भी गिवन है हमारा, कब हुई थी। इट टुक प्लेस इन 13.7 बिलियन ईयर्स, ठीक है। ये भी यूँ का यूँ एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी मिनट्स ऑफ द बिग बैंग डिड द फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका, पढ़ाया है मैंने। विद इन 3 मिनट्स, यूँ का यूँ गिवन है ये भी एनसीईआरटी में ही। द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स ड्रॉप्ड 4050 Kelvin within how many years from the Big Bang, giving rise to the atomic matter। थर्ड स्टेज में गिवन है कब? 3 लाख ईयर्स, ओके। अब है होलेज स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट कंसीडर द यूनिवर्स टू बी। क्या जो होली का स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसमें ये बोला हुआ है कि वो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं। रैपिडली एक्सपेंड किस में हो रहा था? जो हमने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस पढ़ी थी, और उसका दूसरा नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्टिंग टूवर्ड द सिंगुलैरिटी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किसी में भी नहीं पढ़ा ना कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, ये तो हमने किसी थ्योरी में नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। रफली द सेम एट एनी पॉइंट, ये कंसिडर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साइक्लिक इन इट्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। साइक्लिक था कि कभी एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं ना, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। स्टेडी स्टेट इटसेल्फ डिफाइन एज, स्टेडी मीन्स जो रुका हुआ हो, जो रुक गया हो, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेम हो, तो आंसर क्या होगा? रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो द आंसर विल बी सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट है, स्टार फॉर्मेशन is believed to have taken place approximately how many years ago। स्टार फॉर्मेशन कब हुई थी? बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। कौन सा था क्लाउड? इतनी बार मैंने वीडियो जो मैंने बताई है, जब मैंने द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाला चैप्टर कराया था वीडियो में, आप वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले जाके वीडियो देखो, उसमें मैंने 10,000 बार कम से कम बता रखा है क्या था वो जो क्लाउड था, उसका क्या नाम था? नेबुला, ठीक है। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। आंसर विल बी बी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज इन लाइट ईयर। ये एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है बुक में, सेकंड पेज पे ही है, ठीक है। देखो आप जब जैसे पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये वाली चीज़ कहाँ से पूछी, आपको प्रॉपर पेज भी याद होगा। जैसे मुझे याद है ना कि अच्छा ये बॉक्स में दिया हुआ है, सेकंड नंबर पेज पे दिया हुआ है चैप्टर के, ठीक है। ऐसे ही आपको भी 2-3 बार जब ऐसे आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी, बताओ आंसर क्या होगा? 80,000 to 150,000 light year, okay। A light year is a measure of time taken for a light to travel from sun to earth, distance not time, the speed of light per year and the age of star। बताओ, लाइट की स्पीड से हमने टाइम निकाला है और उस टाइम से हमने डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं लाइट ईयर से हम, ठीक है, कि लाइट की स्पीड से कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो निकाल रहे हैं हम टाइम की हेल्प से, ठीक है। तो टाइम नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं इसमें? डिस्टेंस निकाल रहे। द स्पीड ऑफ लाइट पर ईयर, ये तो हो ही नहीं सकता। एज ऑफ स्टार तो कोई मतलब ही नहीं है। द आंसर विल बी, द लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? डिस्टेंस, नॉट टाइम। टाइम का नहीं होगा, डिस्टेंस का मेजरमेंट है लाइट ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज, एज इट इज क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बताओ? दैट इज
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उनका यूँ दिया हुआ है लाइट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, which of the following correctly represent the stages in planet formation in order में बतानी है कि planet की formation कैसे होगी. पूरी planet की formation इतने अच्छे से मैंने explain की हुई है वीडियो में, आप जाके देखो. मैं बता रही हूँ कि ना बिल्कुल कभी भी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से मैंने उसको explain किया हुआ है. तो 15 क्वेश्चन है हमारा. 15 क्वेश्चन को देखते हैं. प्लैनेटेसिमल्स, नेबुला, गैस क्लाउड, फिर प्लैनेट. नहीं होगा पहले, ये तो आएगा ही नहीं ना. इसका बताओ मुझे, इतनी इजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ प्लैनेटेसिमल्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले नेबुला था, फिर गैस कोर और रोटेटिंग डिस्क बनी, फिर प्लैनेटेसिम आया और फिर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई. ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है, हो सकता है. अब देखो, सिंगुलैरिटी, नेबुला, प्लैनेट. नहीं भाई, नेबुला तो पहले आया था सबसे. गैस क्लाउड कोई नेबुला बोल रहे हैं, कोई नहीं. फिर डायरेक्ट स्टार बनी, गैलेक्सी बनी, फिर प्लैनेट बने. नहीं, ऐसा भी नहीं है. तो आंसर विल बी बी. ठीक है, ये याद रखना है. स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म बाय अ प्रोसेस ऑफ कोहेशन अराउंड गैस क्लाउड कोर आर कॉल्ड. ये देखो, जो मैंने तुम्हें बोला था कमेंट करने के लिए, ये वही आ गया. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल्स. ओके, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट है that form by a process of cohesion around the gas cloud core, that is called planetesimals. Okay, next है, what was the initial state of planet earth. initial state क्या थी अर्थ प्लैनेट की. प्लैनेट अर्थ की इनिशियल स्टेट बतानी है. a cold, water rich and life supporting planet, a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium, a gaseous giant similar to Jupiter and ice covered planet with frozen oceans. ये तो हो ही नहीं सकता. गैशियस कैसे हो सकता है, गैशियस तो है ही नहीं. कोल्ड, वाटर रिच एंड लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट, इनिशियल स्टेट में लाइफ कहाँ थी, तो ये भी नहीं हो सकता. द आंसर विल बी बी. द आंसर विल बी बी. ओके, ये देखो, ये जो 40 क्वेश्चंस है ना, ये 40 क्वेश्चंस करने के बाद आप देखना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर से आए, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के चैप्टर से आए और आप ना कर पाओ. मैंने इतने अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन कराया है इसमें कि यू विल फाइंड कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया ना, यू विल फाइंड कि मतलब एकदम बटरफ्लाई हो जाएंगी कि भाई अरे वाह क्वेश्चन आ गया, चलो पढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें जब क्वेश्चन जो भी टॉपिक तुम बहुत अच्छे से करके जाते हो ना, उसी सेम टॉपिक से तुम्हें एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो तुमने खुद भी फील किया होगा और तुम कर ना फील, अगर नहीं किया है तो, कि यू विल फील लाइक अरे यार ये तो पढ़ा था, ये तो सही हो जाएगा. मतलब क्वेश्चन करने से पहले ही दिमाग में आ जाता है कि ये तो सही हो गया मेरा. ठीक है, तो वही जो है पूरे सिलेबस को हम इसी तरीके से करेंगे कि आपको लगेगा बस पेपर ही हो गया है मेरा. तो ओके, the next question is the process through which the earth forming material got separated into different layers, crust, mantle, outer core, inner core, is called. process कौन सी है वो, डीगैसिंग है. नहीं, डीगैसिंग मैंने बताया था. आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि डीगैसिंग क्या होता है. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एक्रेशन नहीं. डिफरेंशिएशन तो होता है. पेडोजेनेसिस ये भी नहीं होता. ये बताओ, मैंने कल ही बताया था, कल वाली वीडियो में, इसका क्या होता है. ठीक है, तो आंसर विल बी डिफरेंशिएशन. आंसर विल बी सी. ओके, डिफरेंशिएशन से ही जो अर्थ बना, मतलब अर्थ जिन मटेरियल से बन रही है उसको, वो जो लेयर्स को जो डिफरेंट सेपरेट करती है, कौन कौन सी लेयर, जो 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो किसकी हेल्प से होती है, वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से होती है. एज वी मूव फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा. जब हम क्रस्ट से, ऐसे होता है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी. ये याद रखना है. जब क्रस्ट से ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया होता, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, विद द डिक्रीजिंग द हाइट डेंसिटी विल बी इंक्रीज. ऐसे याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैसेज हैं,
ये क्वेश्चन में मैंने ना एक चैप्टर स्टार्ट किया ना तब सबसे पहले यही बताया था, शायद थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था। हाइड्रोजन और हीलियम से है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स हैं। बताओ क्या है। पॉज करो वीडियो और तुम इसका आंसर बताओ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ऐसे याद कराया था ना, NOAC, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे मैंने याद कराया था तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन में 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर वाले टॉपिक जो है चैप्टर में वहाँ पे कराया था। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो उसकी वही 3 स्टेजेस इस क्वेश्चन में पूछ रखी हैं। सबसे पहले क्या था, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर इसका मतलब ये है, जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी कराया था ना, वैसे ही कि जो एटमॉस्फेयर अभी है इससे पहला जो एटमॉस्फेयर था, मतलब जो उसकी इनिशियल स्टेज थी, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, तो उससे पहले की जो बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने प्रिमिटिव सोसाइटी की बात की थी ना पिछले वीडियो में, वैसे ही ये यहाँ पर है, ओके। तो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, उसके लॉस से फिर बना मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड देन हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन। नहीं, ये तो लास्ट में बना, ये तो पहले बन गया था ना, तो ये नहीं होगा। मॉडिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में तो लास्ट में हुआ था, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो यही हुआ था। ये याद रखना है कि भाई जो एटमॉस्फेयर पहले था उसका जब वो ख़त्म होगा उसके बाद ही तो न्यू फॉर्मेशन होगी ना। तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडिफिकेशन तो लास्ट में हुआ था लिविंग वर्ल्ड का। सेकेंड वन इज़ हॉट इंटीरियर कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, देन मॉडिफिकेशन बाय लिविंग वर्ल्ड। हॉट इंटीरियर कॉन्ट्रीब्यूशन तो बाद में हुआ था जब एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हो गई थी, समझे। उसके बाद हुआ था ये। फर्स्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, ये यूं स्टेजेस दे रखी हैं इवोल्यूशन और एटमॉस्फेयर, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर वाले में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है कि सबसे पहले क्या हुआ था, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस हुआ था। सेकंड स्टेज में जो है, जो हॉट इंटीरियर का है ना अर्थ का, वो उसने कंट्रीब्यूट किया था एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में। ये मैंने तुम्हें समझाया था वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, देन हॉट इंटीरियर का कंट्रीब्यूशन, देन लास्ट में था मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पहले नहीं होगा। ये क्या था, इंटीरियर डीगैसिंग। क्या बताया था मैंने, दैट द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर, ओके, उसको हम डीगैसिंग बोलेंगे। तो ये भी नहीं है, ये तो कहीं आएगा ही नहीं प्रोसेस, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। द आंसर विल बी सी, ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। द अर्ली प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ। कम से कम है ना 10 बार मैंने पूरे चैप्टर में 10 बार, जब मैं इसको इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर करा रही थी तब ये कराया। तो इसका आंसर अब तुम खुद दो। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन विच गैसेस, सेलेक्ट द मोस्ट कंप्लीट आंसर। अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी इसका बताओ मुझे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली आ गया तो भाई नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी ना थी, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया हमने। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, सी बच गया हमारे पास। वाटर वेपर थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। तो आंसर विल बी सी, ओके। ओनली वाला तो हमने काट ही दिया, ये भी नहीं होगा, आंसर विल बी सी। अर्ली एटमॉस्फेयर ये सारी जो गैसेस हैं वो ज़्यादा कंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। बिल्कुल जो अभी मैंने बताया डीगैसिंग, वही है ये, ठीक है। हाउ वर द अर्थ ओशियंस फॉर्म्ड, बिल्कुल ईजी लेकिन हार्ड टू सॉल्व। जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा आंसर्स को पढ़ के भी। बाय कॉमेट कैरिंग आइस हिटिंग द अर्थ, थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर that fell as rain and collecting in depressions, through volcanic eruptions directly producing liquid water, and by melting of polar ice sheets. So the answer would be through condensation of water vapor that fell as rain and collected in depressions. उससे क्या हुआ, अर्थ ओशियन की फॉर्मेशन हुई है। The earth ocean were formed within approximately how many years from the formation of the earth? Earth oceans कब फॉर्म हुए थे and how many years from the formation of earth? 26 का आंसर। इसका आंसर है हमारा 500 मिलियन ईयर्स।
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बिलीव टू हैव इवॉल्व अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियंस ईयर बिफोर द प्रेजेंट। तो देखो ये जो भी ईयर्स के क्वेश्चन है ना कि कौन सी फॉर्मेशन कब हुई, कितने साल पहले हुई, कितने ईयर्स के दौरान हुई, वो क्वेश्चंस आपको एक अपने शीट पे लिख लेने हैं नंबर वाले ही, और एक दूसरे से रिलेट करके उनको याद करना है, ठीक है। तो इट विल बी ईजी टू लर्न। सो 27 है, उसका आंसर है हमारा 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली। ऑक्सीजन का कब बढ़ गई थी एटमॉस्फेयर में? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन तुम इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। लाइफ ऑन अर्थ इज बिलीव टू हैव बिगन टू इवॉल्व अप्रॉक्सीमेटली। लाइफ की फॉर्मेशन कब हुई थी अर्थ पे? ये तो बिल्कुल एज इट इज़ यूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये आया भी है हमारे पेपर में, ठीक है। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ। मॉडर्न साइंटिस्ट ने कैसे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? वॉल्केनिक रिएक्शन है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स का, केमिकल रिएक्शन है दैट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ डिप्लीकेशन, या फिर सोलर रेडिएशन ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। क्या है इसका आंसर? The answer will be chemical reaction that generated complex organic molecules capable of self-duplication. So the next question is, the record of life that existed on the planet in different period is found in rock in the form of. ये जो रिकॉर्ड है कि भाई लाइफ एग्जिस्ट करती थी प्लेनेट पर, वो कैसे रॉक्स की फॉर्मेशन में, वो कैसे हमें मिला है? तो किस में मिला है? वो हमें फॉसिल्स में मिला है, ठीक है। सेडिमेंट्स में नहीं मिला, मिनरल्स में नहीं मिला, क्रिस्टल फॉर्मेशन में नहीं मिला, लेकिन फॉसिल्स में हमें वो मिला है। ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन यूँ एनसीईआरटी की लाइन्स हैं ये सारी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ओल्डर देन। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो रिलेटेड था, जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है ना ब्लू एल्गी की, वो हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिला है। तो वो कितना ओल्डर है? मतलब वो ओल्डर देन है 3000 मिलियन ईयर्स, ठीक है। इन 1950 हु रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, 2 साइंटिस्ट 2 डिफरेंट कंट्रीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन जो है उसका मेन पर्पज़ ये है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ ली। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो तो बना दिए, लेकिन अभी वो PYQ करके बच्चे उनको कर लेंगे ना सेम, तो अभी वो सेम क्वेश्चन देंगे तो फिर कट ऑफ तो हाई जाएगी। तो उनको कैसे ट्रिकी बनाना है सेम टॉपिक से, ताकि टॉपिक भी सेम रहे और क्वेश्चन भी बन जाए, एंड इट विल ऑल्सो बी हार्ड फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब सिलेबस से बाहर तो कुछ दे नहीं सकते, अब सिलेबस से बाहर नहीं दे सकते, तो सिलेबस के अंदर ही वो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये तो सिलेबस से नहीं आया, और आप ये सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। इन 1950 हु रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हमने किया था वीडियो की स्टार्टिंग में। 33 का आंसर क्या होगा बताओ? ये यूँ का यूँ ना जो है नेम भी और साइंटिस्ट का नेम भी, कंट्री का नेम भी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, साइंटिस्ट का नेम भी बुक में गिवन है। तो आंसर विल बी नेबुलर हाइपोथेसिस को 1950 में रिवाइज किसने किया था? ओटो सैचमेंट ने, ठीक है। और वो कहाँ से थे? वो रशिया के थे। कार्ल वाइजेस्कर जर्मनी के थे। द आंसर विल बी दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीजन है दैट द एटमोसफेयर लैक्ड ऑक्सीजन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड मेकिंग टेरेस्ट्रियल लाइफ इम्पॉसिबल। शुरू में क्या था? ये देखो एक क्वेश्चन हमने यहाँ से किया था कि उसमें जो स्टार्टिंग है कि अर्ली एटमॉस्फेयर जो है वो कौन सी गैसेस कंटेन करता था। देखो ये रहा, वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या थी? बहुत कम थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर लैक्ड ऑक्सीजन, कम थी मतलब लैक कर रहा था ऑक्सीजन में, फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एंड मेकिंग टेरेस्ट्रियल लाइफ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों थी? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं थी, ठीक है। तो दोनों एजर्शन जो रीज़न है वो क्या है? दोनों सही हैं। तो सो द आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड बी, ए एंड आर are true and R is a correct explanation of A. Which of the following is not related to the formation or modification of the present atmosphere? प्रेजेंट एटमॉस्फेयर और मॉडिफिकेशन में कौन सा नहीं है? याद रखना है नोट। सोलर विंड, डिफरेंशिएशन, डिगैसिंग, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है।
सोलर विंड भी रोल प्ले कर रही थी अपना एटमॉस्फेयर की मॉडिफिकेशन में, डीगैसिंग भी कर रही थी, फोटोसिंथेसिस भी कर रही था। डिफरेंशिएशन क्या कर रहा था? डिफरेंशिएशन अर्थ की लेयर्स के लिए है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। सो आंसर विल बी बी, डिफरेंशिएशन। The atmospheric matter as compared to the deeper layer of the earth has, atmospheric matter है as compared to the deeper layer of earth, what? हाई डेंसिटी है, लीस्ट डेंसिटी है, मॉडरेट डेंसिटी है, एंड डेंसिटी इक्वल टू द मेंटल, बताओ। लीस्ट डेंसिटी है, ओके। एटमॉस्फेरिक मैटर की डीपर लेयर्स के कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगी? डेंसिटी कम है, ठीक है। जितना नीचे जाएंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमने यही पढ़ा था ना, क्रॉस मेंटल कोर, जितना नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक मैटर जो है उसकी डेंसिटी क्या होगी? लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। जब नीचे जाते जाते वो बढ़ रही है तो सबसे ऊपर तो कम होगी ना, असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से तुम अगर इसको देखोगे तो। आगे समझ। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है, ये चैप्टर ऑब्वियसली बात है तुम्हारा पेपर में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर तुम अपने आप समझ जाना, पेपर में जो भी आएगा वो यही आएगा कि अकॉर्डिंग टू theories or theories that has given by different scientists, origin of the universe or origin of the earth, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। Galaxies themselves are expanding along with increasing distance between them, okay। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन एन इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, नॉट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज देमसेल्फ। ये बोल रही कि बस स्पेस बढ़ रहा है, जो गैलेक्सी है ना ये नहीं बढ़ रही, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, ठीक है। थर्ड है यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग टुवर्ड अ बिग क्रंच, नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा, कहीं नहीं पढ़ा हमने, तो ये बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। ओनली गैलेक्सीज एट द एज ऑफ द यूनिवर्स आर एक्सपेंडिंग, जो एज पर है यूनिवर्स की वो एक्सपेंड हो रही है, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से एक सही है। अब बताओ कौन सा सही है? बी इसका सही है। कैसे? द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन एन इंक्रीजिंग इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, यही है। यूनिवर्स में क्या आती हैं? यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। आंसर विल बी बी, ये दोनों गलत हैं इसके, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर हैवियर मटेरियल लाइक आयरन सैंक टू द सेंटर बिकॉज ऑफ, क्यों सैंक हो रहा था? मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से, वॉल्केनिक प्रेशर की वजह से, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी लीडिंग टू सेपरेशन बाय डेंसिटी, एंड सोलर विंड प्रेशर किसकी वजह से हो रहा था? मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा था। वॉल्केनिक प्रेशर का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आयरन सैंक को, सोलर विंड प्रेशर तो बाहर से आएंगी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी लीडिंग टू सेपरेशन बाय डेंसिटी, द आंसर विल बी सी। Statement 1 है the nebular hypothesis was the only theory for origin of the universe. Second statement है the Big Bang theory is also called the expanding universe hypothesis. पहले ही बताया था मैंने जब हम इसके बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो कौन सी इसमें करेक्ट है? 39 का स्टेटमेंट बी करेक्ट है। नेबुलर हाइपोथेसिस ओनली थ्योरी नहीं है, इसके अलावा भी थ्योरी और जो है वो गिवन है रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो द ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। The mean distance between the sun and the earth is this much kilometer, पढ़ लेना भाई। in the term of light travel time, this equal approximately what मिनट में, बताओ? that is 8.311 मिनट। सेकेंड्स नहीं है, आवर्स नहीं है, डेज नहीं है, बच गया क्या? मिनट। मिनट में ही तो मेजर किया है हमने, आंसर विल बी बी, ठीक है। ये हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं गाइस, ओके। इस चैप्टर में ये जो 40 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, इससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं इसलिए इतने शोर से बोलूँ क्योंकि मैंने इसका सब कुछ कवर कर लिया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो मैंने इन क्वेश्चंस में नहीं कवर किया है। तो इसलिए ये 40 क्वेश्चंस जिन्होंने अच्छे से कर लिए, और अगर तुम्हारे 35 मतलब 30 प्लस भी अगर मार्क्स बन रहे हैं ना, ये अगर तुमने अभी क्वेश्चंस लगाए और 30 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आपके 35 प्लस तक भी पहुँच जाएंगे। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर की, वो चैप्टर पहले चैप्टर पढ़ के आएँ, तो उसके बाद जब अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, फीलिंग गुड, क्योंकि आपको पहले से कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस तो उसके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल ईजिली वो सॉल्व कर सकता है। तो गाइज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, @TGT Lab ऑफिशियल। इसी में मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, आपको वो ज्वाइन करना है तो कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मुझे।
ठीक है। और हाँ, DSSB पेपर 1 के लिए ही मैंने लॉन्च किया हुआ है बैच, बहुत ही कम प्राइस पर है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है आपके लिए, ठीक है। तो जिसका पेपर 1 में दिक्कत आ रही है ना, तो वो उस बैच को बाय कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 5 सब्जेक्ट जो हैं उसको कवर किया हुआ है, प्रॉपर डे वाइज उसमें टू डू लिस्ट बना के कि आज डे 1 है तो डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, इस तरीके से मैंने उसमें पूरा कंप्लीट आपका कराया हुआ है। तो पेपर 1 में जिसके भी मार्क्स नहीं बन रहे, शॉर्ट अगर आप करते हैं टू डू लिस्ट बना के, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जिसको भी पेपर 1 के लिए बैच लेना है या कोई डाउट है, क्यूरी है, कैसे क्या खरीदना है, वो आप मुझे @TGT लैब पर जो है मैसेज ड्रॉप कर दो मैम कि पेपर 1 से रिलेटेड मुझे क्यूरी है या बैच से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है, तो आई विल बी देयर फॉर यू टू रिप्लाई योर ऑल क्यूरीज, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।